नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और आज देश भर में ईद मनाई जा रही है। ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। देश भर में सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि देश भर में आज ईद मनाई जा रही है और ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने बधाई दी है। देश में सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि देश भर में आज ईद के बड़े उत्सव के साथ ही मनाया जा रहा है और पूरे एक महीने चले रमजान के रोजे रखने के बाद आज मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की जा रही है। देश के अलग अलग शहरों में अलग अलग टाइमों पर नमाज अदा की जा रही है। हालांकि मस्जिदों और ईदगाह में पहले ही ईद की नमाज का समय तय किया जा चुका है। ईद की नमाज को लेकर देश भर में सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई है। कोई भी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनात भी किए गए हैं ताकि कोई भी घटना घट ना सके। ईद के दिन का इंतजार पूरे मुस्लिम समुदाय साल भर करते हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं। कामना है कि ये दिन चारों ओर भाईचारों और सद्भावना को और भी अधिक बढ़ाएगा। सभी लोग सुख और स्वस्थ रहें। उन्होंने कहा है कि ये साल सभी के लिए खुशहाली और समृद्धि लेकर आए। सभी स्वस्थ रहें और उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि ईद उल फितर की मुबारक मौके पर सभी देशवासियों, विशेष करके मुस्लिम बहनों और भाइयों को हार्दिक बधाई। ये त्यौहार आत्मसंयम, सेवा, परोपकार और वांछित वर्गों के प्रति दया का भाव रखने को सीख देती है। आइए इस अवसर पर हम समाज और राष्ट्र को मजबूत बनाने का संकल्प लें। तो वहीं ईद के साथ साथ नवरात्र का पावन पर्व भी शक्ति साधना का विशेष समय माना जाता है और इसमें मां दुर्गा की 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है और इन 9 शक्तियों में तीसरा स्वरूप मां चंद्रघंटा का है, जिनकी उपासना नवरात्र के तीसरे दिन की जाती है। मां का ये स्वरूप जहां एक ओर अद्भुत तेज और पराक्रम का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर भक्तों की शांति, संयम और निर्भरता प्रदान करने वाला भी माना गया है। मां दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्र के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है और इनका ये स्वरूप परम शक्तिदायक और कल्याणकारी है। बाघ पर सवार मां चंद्रघंटा के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है और उनके मस्तिष्क पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव और दैत्य राक्षस जो है सदैव के लिए प्राक्रमिक रहते हैं। वहीं मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है और मंदिरों के बाहर लंबी लंबी भक्तों की कतार देखने को मिल रही है। चैत्र नवरात्र का आज तीसरा दिन है। ऐसे में भक्तों की भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। वहीं पश्चिम एशिया में जारी भीषण तनाव और ईरान इजराइल युद्ध की आहट के बीच भारत के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते होर्मुज जलडमरू माध्य में फंसे भारतीय रसोई गैस के टैंकरों को निकालने का रास्ता जो है अब साफ होता दिख रहा है। शिपिंग डेटा के अनुसार भारतीय झंडे वाले 2 विशाल गैस टैंकर इस खतरनाक रास्ते को पार करने के लिए तैयार हैं। पिछले कुछ दिनों से होर्मुज स्ट्रेट पर सन्नाटा पसरा हुआ था। युद्ध के खतरे को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों ने इस रास्ते से अपने जहाज भेजने बंद कर दिए थे। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में इस रास्ते में से एक भी कच्चे तेल नहीं गए हैं और ना ही टैंकर यहां से गुजरे हैं। ऐसे में भारतीय टैंकरों, पाइप गैस और जंग बसंत का आगे बढ़ना एक साहसी कदम माना जा रहा है। ये दोनों जहाज वर्तमान में यूएई के सरजहां के पास लंगर डाले जा रहे हैं और सिग्नल मिलते ही आगे बढ़ेंगे। भारतीय अपनी जरूरत के लिए 90% एलपीजी इसी रास्ते से मंगवाते हैं। वर्तमान में भारत का कुल 22 जहाज खाड़ी के भीतर अलग अलग बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं, जिनमें भारी मात्रा में रसोई गैस और तेल भरा है। पाइन गैस के इंडियन ऑयल और जंग बसंत के बीपीसीएल ने किराए पर लिया है और अगर ये जहाज सुरक्षित भारत पहुंच जाते हैं तो देश में रसोई गैस की संभावित किल्लत का खतरा काफी हद तक टल जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर से इनकार कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि ट्रंप ने सीज फायर से किया इनकार। मैं युद्ध विराम नहीं करना चाहता, ट्रंप का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। ईरान पर जारी रहेगी कार्रवाई। बता दें कि युद्ध का आज 22वां दिन है। ऐसे में
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के साथ चल रहे संघर्ष में युद्ध विराम के पक्ष में नहीं है, जिससे ये संकेत मिलता है कि क्षेत्र में तनाव बढ़ने के साथ ही सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। मीडिया से बातचीत करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बातचीत संभव है, लेकिन उन्हें लड़ाई रोकने की संभावना से इनकार करते हुए कहा है कि देखिए, हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन मैं सीज फायर नहीं चाहता। आप जानते हैं, जब आप दूसरे पक्ष को पूरी तरह से खत्म कर रहे हो तो सीज फायर नहीं किया जा सकता। उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य की स्थिति पर कहा है कि इससे अहम समुद्री मार्ग से सुरक्षित आवागमन समय के साथ स्वयं ही खुल जाएगा। ट्रंप ने आगे कहा है कि बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी मददगार होगी और ये अच्छा होगा कि यदि चीन जैसे देश इस संकट से निपटने में भूमिका निभाएं। इसके अलावा ट्रंप ने ब्रिटेन की आलोचना करते हुए कहा कि उसे अमेरिकी अभियानों का समर्थन करने के लिए तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए थी, खास करके उन्हें रिपोर्ट के बाद से जिसमें कहा गया है कि ब्रिटेन ने ईरान मिसाइल ठिकानों पर हमले के लिए अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी थी। Oh, well, look, we can have dialogue, but I don't want to do a ceasefire. You know, you don't do a ceasefire when you're literally obliterating the other side. They don't have a Navy. They don't have an Air Force. They don't have any equipment. They don't have any spotters. They don't have anti-aircraft. They don't have radar. And their leaders have all been killed at every level. We're not looking to do that. Thank you. Oh, well, look, और ऐसे में युद्ध के बीच लगातार जो है खबरें जारी हैं। ऐसे में ट्रंप ने सीज फायर से इनकार कर दिया और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुधीर जी, उनसे बातचीत करते हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये देख रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने सीज फायर से सीधा इनकार कर दिया है। सुधीर जी, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। जी नमस्कार। देखिए, जब युद्ध होता है तो कोई भी पक्ष चाहता है कि अगर उसकी थोड़ी सी भी निर्णायक बढ़त है तो उसको कंसोलिडेट करे। बिल्कुल। अब ट्रंप साहब ये बयान दे रहे हैं कि हम युद्ध विराम नहीं करेंगे, तो ट्रंप साहब को सोचना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत कंसोलिडेट कर रहा था तो ट्रंप साहब कितने बेचैन थे क्रेडिट लेने के लिए कि युद्ध विराम कर दो कर दो कर दो। बिल्कुल। तो अब उसी स्थिति में अगर डोनाल्ड ट्रंप को आप रखते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप वही कर रहे हैं जो भारत कर रहा था। तो इतिहास बहुत जल्दी 10 ही महीने में वापस आ गया। वो मई 2025 की बात है, ये मार्च 2026 की बात। 10 महीने में वही टिक गया। जहां तक मुझे लगता है कि ईरान युद्ध लड़ रहा है, लेकिन ईरान के संसाधन सीमित हैं, ईरान की टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, ईरान के खजाने लिमिटेड है और ईरान के ओवरऑल लड़ने की जो शक्ति है वो टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक और मैन पावर, ये तीनों अमेरिका इजराइल के सामने कमजोर। बिल्कुल। ऐसे में सर 22 दिन आज बीत चुके हैं, ट्रंप कह रहे हैं कि मैं युद्ध बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। ट्रंप ने सोचा भी नहीं होगा कि ईरान इतने समय तक 22 दिनों तक टिका रहेगा उनके सामने। मुझे ऐसा नहीं लगता है, ईरान इतना भी छोटा देश नहीं है, ईरान काफी बड़ा देश है। ट्रंप तो बार बार यही बयान दे रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी युद्ध को खत्म कर दूंगा। देखिए, आप मीडिया वाले किसी भी बात के खाल को निकाल लेते हैं। अरे भाई, तो ट्रंप थोड़ी कहते कि 2 महीना चलेगा, 6 महीना चलेगा। जब शुरू होगा तब पता चलेगा कितना चलेगा। लेकिन ये बात सही है इन थ्योरी ट्रंप साहब की कि युद्ध बहुत लंबा नहीं चलेगा। ये मैक्सिमम 15 अप्रैल तक ये युद्ध जो है एक लेवल पर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और जो ओरिजिनल रोड, पोर्ट और प्लेन है, एयरपोर्ट है, वो सारा समाप्त हो जाएगा ईरान का अगले 10-15 दिनों में। तो फिर वो किस लेवल पे लड़ेगा, कहां लड़ेगा, कैसे लड़ेगा? पूरा ऊपर का नेतृत्व साफ है। आप देखिए कि खमनई से लेकर के अभी लारजानी तक मारे जा चुके हैं। तो लीड करने वाला भी नहीं है। कौन चला रहा है ईरान, ये भी बड़ा मुश्किल है अभी आपको यहाँ और हमको बैठ करके पता लगाना। तो ऐसी स्थिति में युद्ध को ईरान की तरफ से चलाना लंबे कालखंड तक संभव नहीं दिख रहा है। लेकिन सर, कह तो सकते हैं ना कि ईरान कड़ी टक्कर दे रहा है, चाहे मैं इजराइल की बात करूं या फिर अमेरिका की बात करूं। कई जगहों पर उसने मिसाइलें दागी हैं। हालांकि अब इसका असर पूरी दुनिया पे देखने को मिल रहा है। या मैं तेल की बात कर लूं या गैस की बात कर लूं। देखिए, अगर एक हाथी चल रहा है रास्ते पे और छोटे मोटे भी जानवर हमला करते हैं तो हाथी को थोड़ा बहुत तो घायल कर ही देते हैं।
ऐसा तो नहीं है कि हाथी पर अटैक हो ही नहीं सकता है। तो वही हाल है। देखिए, अमेरिका की जो ओवरऑल शक्ति है, सामरिक शक्ति, वो बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो चूंकि वो सारे हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर टू, वो सारे ठिकानों पर को उड़ा नहीं रहे हैं। युद्ध के नियमों की भी पालना हो रही है कि सिविलियन पे अटैक ना हो। एक थोड़ी सी गलती हुई तो बच्चों के स्कूल पे एक मिसाइल गिरा, 200 बच्चियां मारी गई। तो उस तरह की चीजें नहीं दोहराई जाए तो बड़ा कौशन से युद्ध हो रहा है। लेकिन जो अमेरिका और ईरान के बीच का जो संघर्ष है वो एक तरफा संघर्ष है। चूंकि ईरान एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है और उसकी पूरी आर्मी जो है वो अमेरिका से लड़ने के नाम पर ही 1979 का जो इस्लामिक क्रांति हुआ था, वो तब से डेथ टू अमेरिका तेहरान के सड़कों में नारा लगता है। तो डेथ टू अमेरिका जो है वहां के रग रग में भरा हुआ है, डीएनए में भरा हुआ है। तो उस तरह की लड़ाई हो रही है। 9 करोड़ लोग भी ईरान की जनसंख्या में हैं, लड़ने वाले ठीक ठाक संख्या में हैं, लेकिन उसके बावजूद लड़ाई तो ओवरऑल पावर से होती है और ओवरऑल पावर में ईरान बहुत ही कमजोर है। बिल्कुल। ऐसे में सर, अगर मैं बात करूं कि ट्रंप की मौजूदगी जो है इस समय किस जगह पे देखी जा रही है, क्योंकि युद्ध की बात कर रहे हैं तो हथियार है, सैनिक जो है, कहा जा रहा है कि सैनिक जो हैं वो बहुत हद तक कम हो चुके हैं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये सब सोशल मीडिया का गपशप है। अमेरिका एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री पावर है। अमेरिकन बेड़ा, जो 7वां बेड़ा है, और सब जो उनका नेवल शिप्स है, जो जिस पर हजारों जहाज लदे हैं, सबमरीन्स हैं, वो अगर अकेले सक्षम है पूरे ईरान को देखने में, जैसा कि मैंने कहा कि वो बहुत ही कंट्रोल्ड हमले कर रहे हैं और कुछ खास ठिकानों पे कर रहे हैं, तो आइडेंटिफिकेशन में वक्त लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। मान लीजिए कि आज के डेट में 60% ईरान का टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर साफ हो चुका है। उनका लक्ष्य है कि ईरान में जो परमाणु बम बनाने का जहां पर काम हो रहा है उस जगह को पूरा बर्बाद कर दें। उसमें वो बहुत हद तक सफल रहे हैं और हो सकता है कि वो कुर्दिश फोर्सेस को जमीन से घुसाएं इराक से, जो 10,000 की संख्या में घुसे। लेकिन ये भी स्थिति आएगी अभी कम से कम 10 दिन के बाद, जब वो ये एरियल बॉम्बार्डिंग से पूरे ईरान की सेना का मनोबल, उनका पूरा संस्थान, उनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्टेबलाइज कर देंगे। तब जमीनी हमला होगा और वो अमेरिकन फौज का हमला नहीं होगा, वो कुर्दिश फौज का हमला होगा। ठीक है, ठीक है। सुधीर जी, एक लास्ट मेरा और सवाल आपसे होगा कि भारत पर अब इस युद्ध का और क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि गैस जो है वो कहा तो जा रहा है कि महंगे नहीं है, हालांकि लोग बता रहे हैं कि महंगे हैं। तेलों को लेकर कल तेल के दाम बढ़ गए। देखिए, ये छोटे मोटे चीज हैं, जब पूरी दुनिया में कुछ होगा तो असर पड़ेगा। लेकिन जितना मुस्लिम वर्ल्ड कमजोर होगा और अमेरिका कमजोर होगा, वो भारत के लंबे कालखंड के हित में है। तो अमेरिका लड़ रहा है, उसको लड़ने का आनंद आ रहा है। ईरान लड़ रहा है, उसको भी लड़ने का आनंद आ रहा है। और चीन ईरान के पीछे से लड़ रहा है, उसको भी लड़ने का आनंद आ रहा है। तो हमें तो फायदा ही फायदा है इसमें, लेकिन लॉन्ग टर्म फायदा है। वो सारे लोगों को भी नहीं दिखेगा। रसोई घर के रसोई और पेट्रोल पे दुनिया नहीं चलती है, दुनिया चलती है लंबा चीज को देख करके। तो लंबे कालखंड में भारत को इससे फायदा है, कोई फायदे की बात की है सुधीर जी आपने, तो क्या फायदा होगा? देखिए, भारत चाहता है कि एशिया में जो 55% आबादी पूरी दुनिया की रहती है, वहां कई देश मजबूत रहे, उसमें भारत भी एक मजबूत रहे। तो ये युद्ध से भारत की मल्टीपोलरिटी की पॉलिसी जो एशिया की है वो मजबूत हो रही है। ठीक है, सुधीर जी जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। बता दें कि ट्रंप ने सीज फायर से इनकार कर दिया। ऐसे में ट्रंप ने कहा है कि मैं युद्ध विराम नहीं करना चाहता हूं। ईरान पर इजराइल रहेगी कार्रवाई, लगातार कार्रवाई जो जारी होगी। ऐसे में युद्ध को देखते हुए आज 22वां दिन है और युद्ध कहीं तक भी अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ट्रंप का बड़ा बयान जो है वो निकलकर एक बार फिर से सामने आया है। ट्रंप ने नाटो देश को कायर बताया है, अमेरिका के बिना वो कागजी शेर है, ट्रंप ने कहा है, और जंग के साथ नहीं दिया इसे
याद रखा जाएगा। ट्रंप का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध में साथ न देने वाले नाटो सहयोगी देशों पर नाराजगी जताई है। ट्रंप ने कहा है कि नाटो देश कायर है और अमेरिका के बिना ये गठबंधन सिर्फ कागजी शेर है। इसके साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि वो न्यूक्लियर ताकत वाले ईरान को रोकने की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते थे और अब जब ये लड़ाई सैन्य रूप से जीत ली गई है तो वो तेल की ऊंची कीमतों की शिकायत कर रहे हैं। ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट का जिक्र करते हुए कहा है कि इसे खुला रखने के लिए सैन्य मदद देना आसान है, लेकिन सहयोगी देश इसमें भी पीछे हट रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही आसान सैन्य कदम है जिसे बहुत कम जोखिम है, लेकिन वो मदद नहीं करना चाहते हैं, कायर है और हम इसे याद रखेंगे। कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो सहयोगियों को चेतावनी दी थी कि अगर वो इस महत्वपूर्ण जलमार्ग की सुरक्षा में मदद करने से इनकार करते हैं तो उनका भविष्य बहुत बुरा होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और असम में अगले महीने यानी कि 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जो है वो जारी कर दी है और इस लिस्ट में पार्टी ने अपने 7 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। इसके अलावा पार्टी ने 11 सीटें गठबंधन में शामिल लेफ्ट पार्टी के लिए छोड़ दी है। कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी की गई चौथी लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नाम शामिल है, जिसमें राज्य के जलुकबाड़ी विधानसभा क्षेत्र में विदिशा नियोग के उम्मीदवार बनाया गया है और इसके साथ ही रोहित है, विश्वनाथ हैं, जो जयंत बोर है, इनका भी नाम इसमें शामिल है। बता दें कि उम्मीदवार जो है वो नियुक्त किए गए हैं और कांग्रेस के केंद्र चुनाव समिति ने जलुकबाड़ी सीट से विदिशा नियोग को उतारा है और ये सीट असम के सीएम हिमंता बिश्व शर्मा की परंपरागत सीट है और इस पर लगातार जीतते आए हैं। ऐसे में ये सीट जो है बेहद ही खास मानी जा रही है और इस सीट पर अब जो कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। असम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसमें कुछ ही दिन बचे हुए हैं। चुनाव आयोग ने आगामी 9 अप्रैल को असम में चुनाव कराने की तैयारी की है और इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुके हैं और अब ममता बनर्जी की पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने भी असम चुनाव के लिए अपना पत्ता खोल दिया है। असम चुनाव के लिए टीएमसी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है और इसमें से 17 प्रत्याशियों के नाम शामिल है। बता दें कि असम विधानसभा के 126 सदस्यों के चुनाव के लिए 9 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं और वोटों की गिनती का परिणाम जो है वो 4 मई 2026 को घोषित किए जाएंगे। असम विधानसभा का कार्यकाल 20 मई को समाप्त होने वाला है। पिछले विधानसभा चुनाव मार्च अप्रैल 2021 में हुए थे। चुनाव के बाद से सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने विधानसभा की 126 सीटों में से 75 सीटें जीतकर राज्य सरकार का फिर से गठन किया, जिसमें हिमंता बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री बने। तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने शुक्रवार को विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। ममता ने लक्ष्मी भंडार योजना के तहत महिलाओं को हर महीने मिलने वाली सहायता राशि 500 रुपए बढ़ाने का वादा किया है। मैनिफेस्टो के मुताबिक अगर ममता की सरकार बनी तो बंगाल में जनरल कैटेगरी की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे और अभी बंगाल सरकार जनरल कैटेगरी की महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने देती है। वहीं SC ST महिलाओं को 1700 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे और अभी SC ST महिलाओं को 1200 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा ममता ने बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए प्रति माह देने का ऐलान भी किया है। हर परिवार को पक्का घर और हर घर में नल से पीने का साफ पानी पहुंचाने का भी वादा किया है। सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो बॉर्डर इलाकों से पैसे और हथियार लेते हैं और राज्य में दंगे करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं बंगाल के लोगों से अपील करती हूं कि बंगाल को बचाने के लिए एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़े। अगर सेंट्रल एजेंसी आपको डराने की कोशिश कर रही है तो डरे नहीं। वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ एक बेहद ही महत्वपूर्ण संवाद सत्र आयोजित किया। आगामी राज्य बजट 2026 और 27 के मद्देनजर आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री ने समुदाय के वरिष्ठ आवश्यकता, चुनौती और भविष्य की अपेक्षाओं पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य एक ऐसी समावेशी व्यवस्था बनाना है जहां पर समाज के हर वर्ग की सहभागिता सुनिश्चित हो। संवाद के दौरान ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों ने दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए क्रांतिकारी निर्णय की सराहना की। सरकार ने सहेली पिंक कार्ड के माध्यम से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की DTC और
बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की। समुदाय के सदस्यों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस पहल से न केवल उनकी आर्थिक बचत होगी बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा में जुड़ने और सम्मानजनक आवाजाही का अवसर भी मिलेगा। आगामी बजट सत्र के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय ने मुख्यमंत्री के समक्ष कई रचनात्मक सुझाव रखे और इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और विशेष प्रावधान और रोजगार के समान अवसर को बढ़ावा देने वाली नीतियों की मांग प्रमुख रही। खबरों में आगे बढ़ते हैं और एयर इंडिया और साथ ही स्पाइस जेट ने फ्लाइटों की 60% सीटों पर एक्स्ट्रा चार्ज न वसूलने की सरकार के फैसले का विरोध किया है। एयरलाइंस का कहना है कि इस कदम से उन्हें अपनी खोई हुई कमाई की भरपाई के लिए हवाई किराया बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ेगा। तीनों एयरलाइंस के प्रतिनिधित्व करने वाले फेडरेशन ऑफ इंडिया एयरलाइंस ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से इस फैसले को वापस लेने का आग्रह किया है। फेडरेशन ने कहा है कि निर्देश से एयरलाइंस की वित्तीय स्थिति काफी प्रभावित होगी और इसका परिणाम स्वरूप सभी यात्रियों को, जिनमें वो लोग भी शामिल हैं जो शायद पहले से ही सीट नहीं चुनना चाहते, उन्हें भी अधिक किराया देना पड़ेगा। दरअसल एविएशन मिनिस्ट्री ने भारत में हवाई यात्रा को ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए नए नियम जारी किए थे। नए आदेशों के मुताबिक एयरलाइंस की हर फ्लाइट में कम से कम 60% सीटें बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के बुक होती हैं और ये निर्देश घरेलू फ्लाइटों पर लागू होगी। एयरलाइंस के लिए सीट चुनने का निःशुल्क कमाई का एक वैध तरीका है। एयरलाइंस बहुत कम मुनाफे पर काम करती है और इसीलिए उन्हें अतिरिक्त सेवाओं से कमाई करनी पड़ती है। ईंधन और रखरखाव और एयरपोर्ट शुल्क जैसे खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। एयरपोर्ट और साथ ही इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी के नियमों के कारण एयरपोर्ट की लागत हर साल बढ़ती है, जिससे एयरलाइंस पर और भी दबाव पड़ते हैं। तो वहीं टीम इंडिया एक बार फिर से आयरलैंड का दौरा करेगी और इस दौरान 2 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज भारत और आयरलैंड के बीच खेली जाएगी। इसका आधिकारिक ऐलान हो गया है। जून के आखिरी में ये दोनों मैच खेले जाएंगे। बेलफास्ट के स्टोरमेंट में 26 और 28 जून को ये 2 T20 मैच भारत और आयरलैंड के बीच खेले जाने की घोषणा की गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI भी जल्द ही इसकी पुष्टि करने वाला है। इन 2 मैचों की T20 सीरीज का शेड्यूल जो है अफगानिस्तान के खिलाफ मिक्स्ड होम सीरीज और इंग्लैंड में ओवर वाइट वॉल सीरीज के बीच में है। अफगानिस्तान के खिलाफ भारत का टेस्ट मैच 5 जून से खेलने के बाद इसके बाद से वनडे सीरीज खेली जाएगी जो कि 20 जून तक चलेगी। इसके बाद कुछ खिलाड़ी आयरलैंड रवाना होंगे जबकि चयनित खिलाड़ी इंग्लैंड जाएंगे और जहां पर 1 जुलाई से 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी और इसी के बीच में ये 2 T20 मैचों की सीरीज भी रखी गई है। फिलहाल खबरें लगातार जारी है। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए Del 24 भारत। नमस्कार।